नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचार। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचार आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। बंगाल के बंगाल के 24 बंगाल के 24 जो परगना है उस क्षेत्र में हुआ था, और उनके गांव का नाम कोडोलिया था। और इनका जन्म है वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन्होंने बीए किया स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। चर्च कॉलेज से इन्होंने बीए किया। उसके बाद में ये आईसीएस आईसीएस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1921 की ये बात है। 1924 में ये आईसीएस बन गए, लेकिन थोड़े दिन बाद में ये आईसीएस से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वापस भारत आ गए और राजनीति में जुड़ गए और कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में उस समय गांधी युग चल रहा था, तो गांधी जी से ये सहमत थे, लेकिन गांधी जी की जो तकनीक थी, यानी आंदोलन की जो तकनीक थी, वो इनको पसंद नहीं थी। यानी गांधी हमेशा क्या करते थे, शांतिवादी थे और अहिंसक तरीके से काम करते थे और ज़्यादा समझौतावादी थे। और इनके काम करने का तरीका, जैसे बातचीत के माध्यम से ये समस्या को सुलझाना चाहते थे, पत्र के माध्यम से। यानी जो उदारवादियों का कंसेप्ट था भारत में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो उदारवादी नेता थे, दो तरह के नेता थे। एक उदारवादी थे, एक उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी का मतलब आज के आतंकवादी नहीं है, बल्कि इनके विचारों में अग्रेशन था। उग्र विचार थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाओ, क्रांति करो और यहाँ से इनको निकाल दो। वहीं जो उदारवादी थे वो, मैंने कहा, जैसे गांधी की तकनीक थी, यानी बातचीत और सम्मेलन, पत्राचार, इस माध्यम से समस्या का समाधान चाहते थे।
तो हम सुभाष चंद्र बोस इस चीज़ से सहमत नहीं थे। तो ये इनको एक दोस्त मिल गया, चित्तरंजन दास। ये भी क्रांतिकारी थे, बंगाली थे, क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे। और इनके साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति का जो इनके उद्देश्य थे वो इन्होंने आगे बढ़ाई। और इससे ये काफ़ी फेमस हो गए और अंग्रेज़ों को पता चल गया। अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। वर्तमान में म्यांमार आपने सुना होगा, म्यांमार की जो मांडले जेल थी उसमें इनको भेज दिया। काला पानी की सज़ा जहाँ बोली जाती थी तो वहाँ इनको भेज दिया। कुछ समय बाद ये राजनीतिक कैदी थे तो इसलिए इनको रिहा भी कर दिया। तो इस तरह ये कुल मिलाकर 10 बार जेल गए और 8 वर्ष तक जेल में बिताए इन्होंने। 8 वर्ष जेल में इन्होंने बिताए। लेकिन ये भी नहीं है कि इनकी गांधी जी के साथ बनती नहीं थी। लेकिन इन्होंने कहा कि गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी व्यक्ति हैं। इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। लेकिन जो कार्य थे गांधी जी के, जैसे चाहे सविनय अवज्ञा हो या चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, जो इन्होंने स्थगित कर दिए थे वो इनको पसंद नहीं था। वो सुभाष को पसंद नहीं था कि इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में गांधी के विरोध के साथ साथ ये गांधी को ज़रूरी भी मानते थे, अच्छे व्यक्ति मानते थे और कहते थे कि भारत में इनकी ज़रूरत है। 1938 में हरिपुरा जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उनमें इन्हें अध्यक्ष चुना गया। और बाद में इन्होंने सीता बी पट्टेभ्या नाम से जो गांधी जी के समर्थक थे उनको भी इन्होंने हराकर और अध्यक्षता प्राप्त की। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी पटाभी सीतारामैया है, इनको इन्होंने हरा के और ये अध्यक्ष बने। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है वो इन्होंने भी ही, राष्ट्रपिता शब्द है गांधी जी को, वो इन्होंने दिया था कि गांधी जी हैं वो राष्ट्रपिता हैं हमारे। इस नाम से इन्होंने संबोधित किया था, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष ने दी थी। और ये भी कहते थे कि गांधी है वो एक राजनीतिक रूप से असफल है। असफल इन द सेंस कि उनमें एक राजनीतिज्ञ जो लीडर होता है, पॉलिटिशियन है, वो गुण गांधी जी में नहीं है। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि हर भारतीय को ये नहीं भूलना चाहिए कि दासता है वो मनुष्य के लिए सबसे पहला पाप है। फिर 1939 की बात हम करते हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वार चल गया। सेकंड वर्ल्ड वार
चल गया। तो उस दौरान इनको लगा कि अब अच्छा मौका है और क्यों न भारत को आज़ाद करवाया जाए। इसलिए ये काबुल होते हुए पहले काबुल गए, फिर काबुल होते हुए फ्रांस गए, फ्रांस से ये रूस गए, रूस से ये जर्मनी चले गए, जर्मनी से ये जापान आ गए। जापान में इनको सहायता मिली और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में मोर्चा खोलने के लिए जापानियों की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसको मुक्ति सेना भी भारतीय मुक्ति सेना भी कहा जाता है। इसने अच्छा काम किया इस सेना ने। और आसाम जो है अपना, जो नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं, उसमें इन्होंने जो इम्फाल है, इम्फाल तक अपनी बढ़त बना ली थी, यानी वहाँ तक ये जीत गए थे। लेकिन उसके साथ जापान विश्व युद्ध में हारना शुरू हो गया। तो विश्व युद्ध में हारना शुरू हो गया, हार पे हार हो रही थी। तो इनको भी झटका लगा और इन्होंने अपना अभियान है वो बंद कर दिया। और वहाँ से ये, क्योंकि 1945 में आपको पता ही है, जापान को परमाणु युद्धों का, यानी अणु बमों का सामना करना पड़ा। तो इससे जापान ने सरेंडर कर दिया, यानी अपने घुटने टेक दिए। तो फिर धीरे धीरे जो जापान के जितने भी क्षेत्र थे उन पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, तो इनको भी लगा कि अब यहाँ भारत में भी इनको अब असफलता मिलने लगी, तो ये यहाँ से चले गए। और जब जा रहे थे ये एक वायुयान से, 1945 की बात है, जब एक ये वायुयान से जा रहे थे तो वो दुर्घटना हो गई। उस वायुयान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये वायुयान और इनका देहांत हो गया। आज तक इनके देहांत के बारे में काफ़ी चर्चा चलती है कि क्या इनकी मौत हुई थी या नहीं हुई थी, क्या वो वायुयान क्रैश था, वो कोई षड्यंत्र था। तो इनके बारे में काफ़ी कुछ आज तक हमें सुनने को मिला है। लेकिन एज ए राजनीतिज्ञ इनका ये जीवन यात्रा थी इनकी। अब हम इनके राजनीतिक विचार पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुभाष का। 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्या इनके राजनीतिक विचार / योगदान बनता है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या ये फांसीवादी नेता थे, विस्तार से समझाएं। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनके राजनीतिक विचार, सुभाष के राजनीतिक विचारों का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो पॉइंट वाइज करेंगे हम परीक्षा की दृष्टि से। तो राजनीतिक विचार कुछ पॉइंट बनाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है यथार्थवाद में विश्वास, यानी फैथ इन पॉलिटिकल रियलिज्म। सुभाष चंद्र बोस थे, उनका यथार्थवाद में विश्वास था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी से इनके विचार कम मिलते थे, तो गांधी के जो राजनीतिक अध्यात्मीकरण का मामला था, यानी गांधी जी राजनीति को आध्यात्मिकरण चाहते थे, वो कभी भी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं था। यानी राजनीतिक में नैतिक प्रश्नों को
शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और वो चाहते थे कि वास्तव में जो नेता होते हैं वो काफ़ी अलग तरह के होते हैं, यानी कि जो वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, यानी कि वो दिखावा ज़्यादा करते हैं और वास्तव में होते नहीं हैं, उतने शक्तिशाली होते नहीं हैं, क्योंकि दिखावा ही राजनीति में वो बोलते थे सही रहता है। हालांकि वो राष्ट्रपिता के नाम से मैंने उनको बताया आपको कि उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में माना था और वो उनकी काफ़ी उनमें विश्वास था। लेकिन काफ़ी जो उनके गांधी के विचार थे, जैसे वर्ग एक विचार तो था, वर्ग संघर्ष था, मार्क्सवाद में माना जाता था। वहीं गांधी वर्ग समन्वय की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। तो ये दोनों विचार सुभाष को अच्छे नहीं लगते थे। वो वर्ग संघर्ष को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि मार्क्स क्या कहता है कि आज तक का इतिहास है वो क्या है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आप पीछे का इतिहास उठा के देख लो, कहीं किसानों का जमींदारों से हैं, सामंतों का जमींदारों से हैं, और राजा का प्रजा से हैं, पूंजीवादी लोगों का सर्वहारा से हैं। यानी आज तक का इतिहास है वो बोलते हैं आदिवासियों का अपने दूसरे कबीलों के साथ है। तो ये कहते हैं कि संघर्ष हमेशा चलता रहता है, और ये कहते हैं इस संघर्ष में एक दिन सर्वहारा वर्ग, यानी आज मजदूर डे है, 1 मई है, ये कहते हैं कि एक दिन सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग है वो जीत जाएगा और विश्व में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। लेकिन साथ ही साथ ये भी मानते थे कि जी गांधी जी का जो परिश्रम है, बिना थके हुए ये जो लगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो इच्छा शक्ति है गांधी की वो बड़ी अच्छी है, इसके आगे वो नतमस्तक थे। और वो कहते थे कि मैं गांधी को खोना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि, और वो कहते हैं विशेषतः इस समय तो मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इस संघर्ष में उनकी आवश्यकता है, और ताकि ये हमारे समाज को घृणा से और द्वेष से ये मुक्त रख सकते हैं। आज़ादी के लिए उनकी आवश्यकता वो अनुभव करते थे। और इससे अधिक और क्या कहें कि वो मानते थे कि मानवता की रक्षा के लिए, यानी मानवता की रक्षा के लिए गांधी ज़रूरी है। ये यहाँ तक उन्होंने कहा था कि गांधी ज़रूरी है, इनके बगैर मानवता की रक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन जो गांधी का गोलमेज सम्मेलन में रवैया था वो उनको पसंद नहीं था। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनमें उनका तरीका था वो उनको पसंद नहीं था। 3 में 2 में भाग लिया था, शायद गांधी ने भाग लिया था, और 3 में से 3 में अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो जो इनका जो तरीका था वो इनको पसंद नहीं था, और वो चाहते थे कि हमें सैनिक अभियान चलाकर देश को आज़ाद कराना चाहिए, न कि पत्राचार से या दूसरे तरीके से। इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। कहने का यही अर्थ है कि
यथार्थवाद को सुभाष ने जान लिया था। वो कहते थे कि स्वतंत्रता बातों से नहीं होगी, बातों से प्राप्त नहीं होगी, हमें उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, हमें उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हर भारतीय को बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका नारा था, यानी आपको खून बहाना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कहा कि बातों से हम नहीं प्राप्त कर सकते और देश को के ऊपर बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर उनका दूसरा विचार था पूर्ण स्वतंत्रता का पक्ष। दूसरा इनका पूर्ण स्वतंत्रता का पक्ष, जैसे उस समय कांग्रेस में जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू, ये नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इनकी अध्यक्षता में 1929 के आसपास एक रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने, जिसमें मांग की थी औपनिवेशिक स्टेट की, यानी हमें औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जाए। यानी यहाँ क्या मांग की गई थी, औपनिवेशिक स्वराज की मांग यहाँ की गई थी। तो औपनिवेशिक स्वराज का मतलब ये होता है कि हमें कुछ मामलों में आज़ादी दे दो, स्वराज दे दो, और जो इम्पोर्टेंट मामले जैसे रक्षा, सुरक्षा, न्याय, ये भले ही अंग्रेज है वो अपने पास रख ले, हमें डोमिनियन स्टेट जिसको कहते हैं वो स्टेटस हमें दे दिया जाए। तो इसका कभी पक्ष नहीं थे वो। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमेशा पूर्ण स्वराज की बात सुभाष चंद्र बोस करते थे। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने जो 1929 में जो प्रस्ताव था कांग्रेस का, उस पे हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने इनको आश्वासन दिया था कि हम बाद में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे, लक्ष्य हमारा घोषित किया जाएगा। और इस सुभाष की यही मनोकामना सन 1929 के बाद जो 30 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज है, वो लक्ष्य घोषित किया गया था हमारा। और उसके बाद 1931 में जब गांधी और गांधी इरविन का जो समझौता था वो रद्द हो गया। 1930 की बात है या 31 की बात है, जो गांधी जिसके ऊपर गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। ये इस पे गांधी की काफ़ी आलोचना की जाती है कि यहाँ ये जो अपने भगत सिंह है उनको बचा सकते थे, बात मनवा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने उनका जिक्र नहीं किया। तो इस समझौते के तहत काफ़ी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको काफ़ी यानी दुख हुआ इनको कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो कांग्रेस की रीति नीति थी, इनसे ये काफ़ी निराश हुए और इनका या पूर्ण विश्वास हो गया था इनको कि अब हम शस्त्रों के आधार पर ही, यानी सैनिक
अभियान के तहत ही हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति और सामाजिक संघर्ष, इनका तीसरा विचार है राजनीति प्लस सामाजिक संघर्ष के बारे में इनके विचार। यानी ये मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता है वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और अभी चाहिए, तुरंत प्रभाव से हमें ये चीज़ चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये चाहते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त हो, सामाजिक स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त होनी चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ आप इससे ले सकते हैं कि हमारे जो समाज में बुराइयां हैं उनको भी हमें साथ साथ उसका भी समाधान करना है। बुराइयों का भी समाधान होना चाहिए, तभी हम वास्तविक आज़ादी का अनुभव या आनंद ले पाएंगे। इन्होंने कहा कि जो जमींदार तथा किसान, पूंजीपति तथा मजदूर, अमीर तथा गरीब के आंतरिक सामाजिक संघर्ष को स्थगित नहीं किया जा सकता है। यानी ये अभी हम ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन ये कहते थे कि दोनों संघर्ष है वो साथ साथ चलने चाहिए। दोनों तरह के संघर्ष यानी राजनीतिक और सामाजिक जो संघर्ष हैं वो साथ साथ चलने चाहिए। और उनकी मान्यता थी कि जो दल भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा वही दल देश की जनता को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलाएगा। यानी जो दल भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता देगा वही दल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलाएगा। इनका मानना था कि जो दल ये काम करेगा वही दोनों काम करेगा। बोस का विश्वास था कि जैसे जैसे वामपंथियों की शक्ति बढ़ेगी और वैसे वैसे हमारा जो आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता है वो सुदृढ़ होगी। समाजवाद नेक्स्ट विचार है इनका। समाजवाद में के समर्थक इनका समाजवाद से संबंधित विचार या समाजवाद के समर्थक सुभाष चंद्र बोस है, वो हमेशा समाजवाद के समर्थक हैं। हालांकि उन्होंने जो परंपरावादी मार्क्सवाद था उसको कभी नहीं स्वीकार किया और उनकी हिंदू जो अध्यात्मवादी दर्शन की तत्वशास्त्रीय धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सकता था। यानी वो मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसको भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो उनका कहना था, भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हमारी दरिद्रता, निरक्षरता और बीमारी के उन्मूलन तथा वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण से संबंधित समस्याओं का प्रभावकारी समाधान समाजवादी मार्ग पर ही चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे जो समाज में गरीबी है, जो निरक्षरता है, गरीबी है और जो बीमारी है, उनका हम समाधान है वो समाजवादी तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यानी ये चाहते थे कि जो वैज्ञानिक तरीके से हमें कृषि करनी चाहिए, यानी जो एक जगह से कृषि भूमि का जो केंद्रीकरण है उसको ख़त्म करना चाहिए और कृषि के क्षेत्र में भी वैज्ञानिकता
लानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो राज्य को योजना आयोग की सलाह से खेती और उद्योग की व्यवस्था के उत्पादन और वितरण दोनों के क्षेत्रों में धीरे धीरे सामाजिकरण करने की व्यापक योजना अपनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि योजना जो कृषि है वो योजना आयोग के द्वारा होनी चाहिए, के सलाह पर होनी चाहिए। यानी योजना आयोग को पता होना चाहिए कि क्या उत्पादन किया जाना है और क्या वितरण किस तरह से करना है, उसी हिसाब से खेती भी करनी चाहिए। और इन उत्पादन और वितरण के तरीकों को भी हमें क्या करना चाहिए, समाजवादी रूप में अपनाना चाहिए। समाजवादी उत्पादन वितरण के समाजवादी तरीके क्या है कि लोगों को योग्यता के अकॉर्डिंग के अनुसार काम करना चाहिए और आवश्यकता के अकॉर्डिंग अनुसार मिलना चाहिए। यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको मिलना चाहिए और जितनी योग्यता है उतना आपको काम करना चाहिए, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है गांधीवाद का विरोध। ये हमने बातों में काफ़ी चर्चा कर ली है। यानी गांधी जी का विरोध ये करते थे, उनके तरीक़ों से ये कभी भी सहमत नहीं थे। नेक्स्ट इनका है राष्ट्रीय एकता का दृष्टिकोण। यानी ये राष्ट्रीय एकता से संबंधित उनके क्या विचार थे। राष्ट्रीय एकता के लिए इन्होंने कहा है कि हमें राष्ट्रीय एकता प्राप्त करनी है तो हमें एक वेशभूषा, एक सामान्य आहार, यानी खान पान एक जैसा होना चाहिए और भाषा भी हमारी एक जैसी होनी चाहिए, तभी हम एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। वो कहते थे कि एकता एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। क्या कहते थे? एकता एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसका समाधान हम इसी मनोवैज्ञानिक तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं। और लोगों को ये अनुभव हमें करवाना होगा कि वो एक राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र के ही लोग हैं। उन्हें शिक्षित करना होगा और लोगों को अभ्यास कराना होगा, यानी शिक्षा उनको देनी होगी और इस चीज़ का उन्हें अभ्यास भी कराना होगा, तभी हम एक राष्ट्रीय एकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये इनके आगे हम पढ़ते हैं। इनका नेक्स्ट विचार यानी 7वां विचार इनका क्या है कि ये दल, इन्होंने फिर अपना जो फॉरवर्ड जो ब्लॉक बनाया था, यानी एक दल जो बनाया था इन्होंने, उसके तहत इनका क्या कार्य था, या यूँ कहें कि कार्यक्रम इन्होंने क्या तय किया था कि दल का क्या कार्यक्रम होना चाहिए, दल को किस तरह से काम करना चाहिए। यानी दल को ये चाहते थे कि दल है वो मज़दूरों के हितों में काम करे, राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति के लिए या स्वतंत्रता के लिए काम करे। वो चाहते थे कि राजनीतिक दल को राजकीय नियोजन है उसको बढ़ाना चाहिए। यानी उनको अपना जो प्लानिंग कमीशन के तहत काम करना चाहिए और दल को कृषि क्षेत्र में सुधार करना चाहिए और वो चाहते थे कि सामाजिक व्यवस्था है वो पुराने जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था थी
जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था है उसके आधार पर समाज का निर्माण करें। और दल को क्या करना चाहिए, दल को जो सामाजिक बुराइयां हैं या यूं कहें कि बुराइयों वाली जो दीवार है वो गिरा देनी चाहिए, दीवारों को ध्वस्त कर देना चाहिए। और आधुनिक जो संसार के प्रचलित जो सिद्धांत है उनका प्रयोग को ध्यान में रखते हुए नई मुद्रा व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाहिए, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिए। और एक सी भू राजस्व या भू व्यवस्था, एक जैसी भू व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तो ये इनके दल से संबंधित विचार थे। तो फाशीवाद से संबंधित विचार भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फाशीवाद से संबंधित विचार हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।